हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 8th सिविक सब्जेक्ट, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो, जो आइडियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इनकी छोटी सी झलक आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसमें देखने को मिलती है। प्रियम्बल का मतलब यही है कि उसमें अपन इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखने वाले हैं, क्यों रखने सर वाले हैं, इन कॉन्स्टिट्यूशन का सब। फर्स्ट पेज। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज है जिसको प्रियम्बल बोलते हैं, तो उसमें ही ये सारी चीज़ें लिख दी गई थी। और ये एक तरह से फ्रेम किया गया था अपने जो फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, इसमें हर एक वर्ड जो है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। एक एक करके देखते हैं कैसे ये प्रियम्बल इनेक्ट की गई अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, देखो, वी द पीपुल ऑफ इंडिया मतलब हम सभी लोग, सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, हम सभी लोग मिलके ये ऐसा करेंगे। क्या करेंगे? हैविंग solemnly resolved to constitution of India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। हर एक वर्ड का टाइम मीनिंग देखो। इंक्रीज में। देखो, सॉवरेन का मतलब अपने विचारों में स्वतंत्र। सोशलिस्ट का मतलब सभी इक्वल, अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं। सेकुलर का मतलब राइट सभी पर। धर्मों को सम्मान से देखेंगे, किसी धर्म के प्रति कोई नफरत नहीं। डेमोक्रेटिक मतलब कंट्री का जो गवर्नेंस जो होगा वो पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा, मतलब कि सभी लोग मिलके गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, राइट टू वोट जिसमें ये गिवन है। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है कि हम हमारे द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो चुनते हैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, सॉरी, प्रेसिडेंट को। तो वो जो प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसमें इनडायरेक्टली जो कंट्री के जो पीपल हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इसी को बोलते हैं रिपब्लिक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सभी सिटीजन्स को मिले, इसलिए हम इंश्योर करेंगे सिचुएशंस को। उसके बाद जस्टिस, कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस मतलब तीनों चीज़ें अलग अलग, एक एक करके देखते हैं। देखो, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस मतलब होता है कि आपको आज़ादी है कि आप कोई भी काम कर सकते हो अपने जीवन को चलाने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए आप कोई भी काम कर सकते हो, बशर्ते वो इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ठीक है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप यही काम करोगे। पहले ऐसे था, पहले कास्ट के हिसाब से काम को डिफाइन किया गया था कि जिसकी कास्ट जो है वो वही काम करेगा। सुनार सोने का ब्राह्मण काम करेगा, वार्ष्य। ब्राह्मण हाँ। पूजा पाठ करेंगे, और बाकी लोग अपने हिसाब से जो उनकी कास्ट जो पहले काम किया करती थी वो काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि सोशल इकोनॉमिक मतलब कि कोई भी अपना एक तरह से जो आजीविका के लिए या फिर पैसा कमाने के लिए कोई भी काम कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पिताजी क्या करते थे। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि हर किसी को राइट है कि वो एक तरह से इलेक्शन लड़ सकता है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है सबको सबके राइट्स हैं, मतलब कि इक्वल हैं सबके। कॉन्स्टिट्यूशन के नज़रों में सब नागरिक जो है वो इक्वल है और सबको इक्वल ही ट्रीट किया जाएगा। इसमें किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा कि हाँ ये एमपी का बेटा है, ये प्रेसिडेंट का बेटा है, इसको अलग से ट्रीटमेंट देना, नहीं, सभी इक्वल है। एक आम नागरिक और जो कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई पोस्ट पे है तो सब इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में। तो ये हो गया जस्टिस। अंजनी, मैं आपका डाउट लूंगा, एक बार मैं इसको कंप्लीट कर दूं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, एक एक करके देखते हैं। लिबर्टी मतलब आज़ादी, किसकी आज़ादी? विचार करने की, थॉट्स मतलब सोचने की आज़ादी। एक्सप्रेशन मतलब कि अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी। बिलीफ मतलब मेरे विश्वास, मैं किसको मानता हूँ, किस धर्म को मानता हूँ, या किस आइडल जो पर्सनैलिटी है उसमें मैं विश्वास करता हूँ। फेथ वही, मतलब मेरा मेरा किस में विश्वास है, किस में मैं बिलीफ। बिलीव करता हूँ। वर्शिप, मैं किस को पूजता हूँ। ये सारी क्या है, मेरे को आज़ादी दी गई है, किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू।
इसके बाद इक्वलिटी, कैसी इक्वलिटी? स्टेटस की इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी, और प्रमोट अमंग देम ऑल। देखो, इक्वलिटी मतलब कि समाज में कोई अमीर या गरीब नहीं है तो उसको इक्वलिटी, सबके नजरों, कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में सब है, सब समान है। अंबानी चाहे है कितने विश्व के, चाहे सेकंड नंबर के, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे थर्ड नंबर के अमीर आदमी हो, सर चाहे, अडानी है सर सबसे सॉरी, ज्यादा हाँ तो। हाँ, अडानी, चाहे वो हो या फिर कोई एक लेबर, मतलब कि काम करने वाला कोई एक साधारण सा इंसान हो, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सब इक्वल है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि सबको एक समान जो है, मतलब कि अवसर दिए जाएंगे। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि आप ये एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि आपके साथ वाले तो दे रहे हैं, आप नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। आप कहीं पे भी रह सकते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब कि आप कहीं पे भी रह सकते हैं पूरे इंडिया में, आपके पास में बस वो परचेज करने के लिए पैसा होना चाहिए, जगह परचेज करने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, मना नहीं कर सकता आपको। तो ये अपॉर्चुनिटीज होगी, चीज़ों को अचीव करने की अपॉर्चुनिटी, और इन सबको पूरे नागरिकों में एक तरह से प्रमोट करना। इसके बाद में आता है फ्रेटर्निटी, इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देखो, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन किससे आती है? फ्रेटर्निटी से, भाईचारे से। सभी लोग एक दूसरे को सम्मान से देखें, ऐसे नहीं कि ये मुस्लिम है मैं तो इसको मार दूं, ऐसे नहीं। यूनिटी अपने हाँ कॉन्स्टिट्यूशन सर। में लिखा गया, यूनिटी ही अपनी इंडिया की क्या है? पहचान है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसलिए सभी को इक्वल देखना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म से कोई भी विविधता रिलेट में करे, एकता। लेकिन सबको एक तरह से एक साथ रहना चाहिए और एक साथ सबको सम्मान से देखना चाहिए। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1946। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी लिखा गया है कि हम आज इसको इनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि आज हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। कौन सी डेट थी? 26 ऑफ नवंबर 1946। हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम इसको अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, इनेक्ट करते हैं, लागू करते हैं, और गिव आवर सेल्फ मतलब अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन को समर्पित करते हैं कि आज के बाद में हमारे जो भी राइट्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो सारी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होंगी। हम अपने अंदर एक तरह से, ऐसे नहीं है कि हमने बनाया तो हमको थोड़ा सा अलग से कोई प्रिविलेज दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो सबको एक तरह से समर्पित कर दिया गया, किसके अंडर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तो ये थे कुछ आइडियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक एक करके डाउट लूंगा। सबसे पहले अंजनी, अपना डाउट पूछो। सर लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। ओके, तनु, डाउट पूछो। सर फ्रेटर्निटी का मीन्स। भाईचारा। और डिग्निटी? डिग्निटी मतलब होता है कि सेल्फ रेस्पेक्ट, उसको बनाए रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक और की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बेटा, ये जो है, अब यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, मतलब जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने ही क्या किया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1957 तक बना के तैयार किया, मतलब उसके वो हेड थे। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड एज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज हर फर्स्ट प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही इसके बाद प्रेसिडेंट बना दिया गया था, भारत का सबसे पहला प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसमें यही है कि रिटन और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अपना, मतलब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन और लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा जितना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहली खास बात तो इसकी यही है। ठीक है, आशवी आप रीड करो इसको। Yes, sir. Written and detailed constitution. In Indian constitution is a written one and is available in a book form. A written constitution is based on the law enacted by the representative body of the people elected from
this specific purpose. The Constitution of India is quite lengthy document. It is a phrase perhaps the lengthiest and the most voluminous constitution ever framed by any country in the world. The reason for this are not far too sick. First, a constitution makes try to incorporate good points of all constitutions of the world. Ours is a vast country with uh, diverse language, customs, traditions, races, religious, etc. Because of the foreign imperialisms, various problems, social, economic, religious, and political cropped up with required immediate solution. As such, effort was made to tackle the problem. This efforts added to the volume of our constitution. Various type of government. Our constitutions mark tried to make a synthesis of all the types of government to choose the best and leave the rest. Naturally, such an attempt added to the volume of the constitution. The Framers. framers of this constitution tried to put in black and white everything about the three organs of the government: executive, legislature, and judiciary, about citizenship, fundamental rights, directive principle of of state policy, uh, relation between the center and its unit, the public services. The amendment made from time to time in our constitution has also added to the volume of the constitution. ओके, देखो एक एक करके देखते हैं डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपने एक बुक के फॉर्म में, ये एक बुक है, बहुत मोटी सी बुक है, और उसमें इन सब चीज़ों को कंक्लूड किया गया है। इसीलिए ये क्या है, एक लेंदी डॉक्यूमेंट है, मतलब बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, और इसीलिए इसको बोलते हैं वर्ल्ड का सबसे लेंदीस्ट या फिर मोस्ट वॉल्यूमिनियस ये कॉन्स्टिट्यूशन ये बन जाता है, क्योंकि हर चीज़ इसमें लिखी गई है, तो इसकी जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्यों लिखी गई है? देखो, जब इसको बनाया जा रहा था तो कंट्री, मतलब पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जो कंट्रीज़ थी, उन अलग अलग कंट्रीज़ से कॉन्स्टिट्यूशन को, पर्टिकुलर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया गया, और वहाँ से जो अच्छी चीज़ें थी उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से वहाँ से लिया गया। तो कई बार तो लोग बोलते हैं तो आपका तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी पेस्ट है, मतलब कहीं से लिया गया और आपने उसको यहाँ पे चिपका दिया। ऐसे नहीं है, अच्छी चीज़ों को लिया गया और बुरी चीज़ों को छोड़ दिया गया। ये अच्छी बात है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो गुड पॉइंट्स जो थे उनको वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से इनेक्ट किया गया। इसके बाद अपना जो इंडिया है उसमें डिफरेंट टाइप के जो मतलब वास्ट कल्चर है, जैसे कि इसमें अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है, कस्टम अलग अलग है, यहाँ पे ट्रेडिशन अलग अलग है, यहाँ की जो रेसेस है वो अलग है, रिलीजन बहुत सारे रिलीजन है, उन सबको मिला के एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना कि सब लोग उसके ऊपर सहमत हो, सब लोग उसके ऊपर राजी हो जाएं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए चीज़ों को अच्छे से डिटेल तरीके से लिखना ज़रूरी था, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो गया। देखो, जब ऐसे बिकॉज ऑफ फॉरेन इम्पेरियलिज्म वेरियस प्रॉब्लम्स, देखो जब कभी ऐसे मतलब कि अपना इंडिया उस वक्त आज़ाद तो था नहीं, प्रोसेस चल रही थी, तो यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल जो एक तरह से सिचुएशंस जो थी उसमें चीज़ें इतनी आसान नहीं थी कि हर किसी को उसमें आप खुश कर सको या हर किसी को आप उसमें इंक्लूड कर सको। लेकिन फिर भी उस वक्त के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बेस्ट परफॉर्म किया और हर तरह के एस्पेक्ट को उसमें लिखने की कोशिश की, उसमें राइट डाउन करने की कोशिश की, और इसी से क्या हुआ कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा हो गया। क्योंकि उसमें जो है ना, हर सिचुएशन से लड़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी लिखनी पड़ी और प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनके सॉल्यूशंस भी लिखने पड़े, तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये बड़ा हो गया।
वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। देखो वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में आप इसको इस तरह से समझो कि अलग अलग देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें अलग अलग तरह की गवर्नमेंट चल रही थी। किसी में फेडरलिज्म था तो किसी में आप देखोगे तो उसमें मोनार्की थी, किसी में डेमोक्रेसी थी, किसी में ऑटोक्रेसी थी। तो ऐसे सारे कंट्रीज से जो बेस्ट बेस्ट जो चीज़ें थी उनको निकालना और वर्स्ट चीज़ों को छोड़ देना। तो ये सारी चीज़ें करते हुए जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो बेस्ट चीज़ों को लिया गया और वर्स्ट जो चीज़ें थी उनको छोड़ दिया गया। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूम जो है मतलब कि जो बड़ा हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो एक्ट्स वगैरह हैं वो ज़्यादा हो गए। इसके बाद देखो उस वक्त के जो फ्रेमर जो थे मतलब जो बनाने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, उन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि सारी चीज़ों को आप उसमें लिख दो कि बाकी चीज़ें अमेंडमेंट के लिए तो स्कोप रहे, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई नई चीज़ आई है और फिर उसके ऊपर लिखा जा रहा है, ऐसे नहीं। हर चीज़ को उन्होंने लिखने की कोशिश की, जैसे कि उन्होंने गवर्नमेंट के अलग अलग ओरिजिन को लिखने की, ऑर्गन्स को लिखने की कोशिश की, जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में, जुडिशरी के बारे में, हर चीज़ लिख दी उन्होंने। सिटीजनशिप्स के बारे में कि किसको नागरिकता मिलेगी, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, किसको मिलेंगे, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि स्टेट कैसे अच्छा परफॉर्म करें उसके हाँ, लिए सर, उनको principle। उनको पहले से ही कुछ एक तरह से निर्देश दे दिए गए या फिर उनको कुछ ऑर्डर जो है वो डीपीएसपी की फॉर्म में लिख दिए गए वहाँ पे। इसके बाद में रिलेशन बिटवीन स्टेट और इट्स यूनिट्स, मतलब कि स्टेट और जो सेंटर है उससे कैसे संबंध होंगे या फिर दो स्टेट के बीच में कैसे रिलेशन होंगे, इन सब चीज़ों को ऑलरेडी लिख दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि चीज़ें मतलब कि लड़ाई ना हो, किसी एक दूसरे के बीच में कन्फ्लिक्ट वहाँ पे ना हो। पब्लिक सर्विसेज कैसे होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पॉइंट बना के लिख दिए गए, ठीक है, इसीलिए वो बड़ा हो गया। अमेंडमेंट का फिर भी उसमें स्कोप छोड़ा गया है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दिया तो वैसा ही है, इसको अमेंड किया जा सकता है। अमेंडमेंट का मतलब उसमें करेक्शन किया जा सकता है। आप करते हो ना कि जैसे आपने कोई लाइन लिख दी, उसमें कोई वर्ड अगर गलत हो गया तो उसको आप काट के फिर दूसरी लाइन में आप उसको लिख देते हो, तो ऐसे ही अमेंडमेंट में इसमें स्कोप छोड़ा गया है, ठीक है। तो ये है रिटन और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखेंगे इसकी जो सेकंड जो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि स्पेशलिटी, वो है सर मैं पार्शली रिजिड एंड पार्शली एक बार भी नहीं। फ्लेक्सिबल। ओके तनु, इसको रीड करो। Yes, sir. Partially rigid and partially flexible. The Indian Constitution is partially rigid and flexible. Some of its provisions can easily be amended by a simple majority vote of the Parliament, while certain others can only be amended by two-third majority of the Parliament. The Indian Constitution combines the rigidity of the American Constitution and flexibility of the British Constitution. देखो रिजिडनेस और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब इसका ऐसे समझ सकते हो कि या तो आप इसको ऐसे होता कि मतलब जो लिख दिया बस वही है, उसमें आप अमेंड नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, उसको बोलते हैं रिजिड, मतलब ये ठोस है, कठोर है, ऐसा है जैसा ही है। एक होता फ्लेक्सिबल, मतलब कि कोई भी आया पेन से, कुछ किसी ने भी पेन से कट किया और लिख दिया कि अब से ये रूल होगा, ऐसे भी नहीं है, फ्लेक्सिबल भी नहीं है, मतलब कि हर कोई इसको अमेंड भी नहीं कर सकता और इसको ऐसे हार्ड भी नहीं बनाया गया। इसके लिए इसमें दो तरह के प्रावधान किए गए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, कुछ ऐसे सेक्शन है जिनको आप इजीली अमेंड कर सकते हो, मतलब कि नॉर्मल मेजोरिटी से, सिंपल जिसको मेजोरिटी बोलते हैं, कि असेंबली मिली, असेंबली में मेजोरिटी से वोट किया और वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस है। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे आपने देखा होगा एमपी एमएलए जब अपनी सैलरी बढ़ाते हैं तो वो क्या सब लोग मिलते हैं और सब लोग एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हाँ अब से हमारी सैलरी ये होगी, और सब लोग बोलते हैं हाँ भाई हाँ यही होगी, यस 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 यही होगी, और इससे वो क्या होता है नॉर्मली वो अमेंड हो जाता है और उनकी सैलरी बढ़ जाती है। एक तो ये तरीका है सिंपल मेजोरिटी से। एक है कि मतलब कि बहुत हो हल्ला होता है, ऐसे सब्जी मंडी जैसे लगता है, आपने भी कभी अगर टीवी पे देखा होगा पार्लियामेंट का सेशन, तो ये ले उसमें लो, वो ले लो, हाँ, तो एक उसमें साथ क्या ले लो, उसमें क्या लोग अपने वोट फिर कास्ट करते हैं और उसमें फिर बाद में क्या होता है कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पास करवाने के लिए। 2/3 मेजोरिटी चाहिए, मतलब अगर 100 वहाँ पे वोट करने वाले लोग हैं तो 100 में से अप्रोक्सीमेट 66 प्लस वोट होने चाहिए उसको पास होने के लिए, नहीं तो वो पास ही नहीं होगा, ठीक है।
तो इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो ये हर किसी के पास में नहीं होती ये मेजोरिटी, ये तभी होगी जब वो कोई ऐसा अमेंडमेंट होगा जो नेशनल इंटरेस्ट में होगा। ठीक है, जैसे जीएसटी आया था, जीएसटी जब अमेंडमेंट हुआ था जीएसटी का, तो इस तरह की 2/3 मेजोरिटी से उसको पास किया गया था, क्योंकि इसने पूरे एक तरह से बोल सकते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज किया था। तो सबकी राय लेना उसमें ज़रूरी था और सबने उसमें एक तरह से अपनी सहमति दी थी। वो अलग बात है कि जो इकोनॉमिक जो चीज़ें होती है, जैसे कि जिसको बोलते हैं मनी बिल या फिर हाँ मनी बिल, तो ये जो मनी बिल होते हैं ना, इनको लोकसभा में ही पास करना पड़ता है, राज्यसभा में पास करना नहीं पड़ता। तो अगर किसी गवर्नमेंट के पास में लोकसभा मेजोरिटी है तो भी काम चल जाता है। ठीक है, तो ये हो गए अलग अलग तरह से अमेंड करने की वजह से अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शली रिजिड है और पार्शली फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब देखते हैं फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। देखो फेडरल और यूनिटरी का मतलब क्या होता है वो समझो पहले। अच्छा, ये समझने से पहले अंजनी अपना डाउट पूछो। सही है, जितनी सैलरी मांगते हैं उतनी देते हैं। हाँ, तो कल को तो ये करोड़ों मांगेंगे, करोड़ों देंगे। आपको पता है क्या लाखों में सैलरी होती है इनकी? पता है सर। गरीबों को देते हुए इनका जी दुख पाता है। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट पॉइंट, फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। देखो फेडरल और यूनिटरी का मतलब क्या होता है। यूनिटरी का, फेडरल का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास में कोई राइट है, आपके पास कोई राइट है, आपके पास जो राइट है आपने वो मेरे को दे दिए। कैसे? जैसे आपके बोलने के अधिकार अगर मेरे को दे दिए कि क्लास में सिर्फ मैं ही बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा ना वैसे ही आपको वहां पे बोलना पड़ेगा। आप बोल सकते हो लेकिन मेरे कहने के बाद ही आप बोल सकते हो। आपने अपने अधिकार को, बोलने के अधिकार को सरेंडर कर दिया मेरे साथ। सरेंडर नहीं किया, आप बोल सकते हैं कि आपने एक म्यूचुअल कंसेशन के साथ में आपने बोला कि हाँ ठीक है, अब से आप बोलेंगे तभी हम क्लास में बोल पाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं फेडरल। मतलब आपके अधिकार भी हनन नहीं हुए, मेरे भी नहीं हुए, और आपके मतलब एक दूसरे के मिलके जो है वो चीजें चल रही है, उसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। मतलब स्टेट, देखो ऐसे होता है, ऊपर होता है सेंटर, सेंटर गवर्नमेंट होती है ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और इसके मतलब नीचे तो नहीं बोल सकते, सब्सिडरी होती है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट्स होती है अलग अलग स्टेट की। ठीक है, ऐसे अलग अलग स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने जो कुछ एक तरह से अधिकार हैं, जैसे कि जीएसटी में उन्होंने अपने अधिकार कि हम टैक्स लगाएंगे, तो टैक्स लगाने के अधिकार स्टेट ने किसको दे दिए? सेंटर को दे दिए कि सेंटर आप लगाओ टैक्स और हमको उसमें से कुछ हिस्सा दे देना। तो ऐसे क्या हुआ कि कुछ उन्होंने अपने जो राइट्स थे वो सरेंडर किसके पास किए? सेंटर के पास। अब सेंटर क्या करेगा? उसका ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर बैठ गया कि हाँ मैं करूँगा। अब उसमें से एक तरह से राजी राजी कि थोड़ा सा काम मैं करूं, थोड़ा सा काम आप करो, और मिल बांट के अपन इन चीज़ों को शेयर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने जीएसटी को अप्लाई किया। तो इसमें इस ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेडरल सिस्टम, जिसमें सबकी इच्छा का सम्मान किया जाता है और सबसे मतलब सब एक दूसरे से मिलके काम करते हैं। ये तो हो गया फेडरल सिस्टम। एक होता है यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब होता है सेंटर और सिर्फ सेंटर, मतलब ना तो स्टेट की चलेगी और ना फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट की चलेगी, ओनली सेंटर जैसे बोल दिया वैसे काम होगा, इसके नीचे किसी की कुछ नहीं चलेगी। इसको बोलते हैं यूनिटरी। इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्वे सर्वा कौन होता है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन देखो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि यूनिटरी की फीलिंग भी देते हैं। मतलब कि आत्मा तो इसकी क्या है? यूनिटरी, और स्ट्रक्चर कैसा है? फेडरल। फेडरल सिस्टम के अलग फायदे हैं, यूनिटरी के अलग फायदे, तो दोनों के थोड़े थोड़े फायदे जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। एग्जाम्पल से बताता हूँ। फेडरल सिस्टम का मतलब जैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए अपने यहाँ से जो एमपी एमएलए जाते हैं वो ही इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। ये फेडरल सिस्टम की ही खास बात है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और जिन दोनों पे नहीं बना सकती, दोनों नहीं बना सकती जिनके ऊपर
उनके ऊपर फिर बाद में वो एक तरह से कॉन्करेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं, तो दोनों ही उसके ऊपर लॉ बना सकती है, लेकिन अगर उस पर सेंटर ने बनाया है लॉ तो सेंटर का उसके ऊपर एक तरह से ज़्यादा पावरफुल लॉ माना जाएगा। इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। और यूनिटरी का एग्जांपल देखें तो आपने देखा होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी तरफ से राज्यपाल को अपॉइंट करती है। सर राज्यपाल क्या होता है? गवर्नर को अपॉइंट करती है स्टेट में। तो एक तरह से गवर्नर क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है। किसी की कोई कंसेशन नहीं है, मतलब किसी को कोई सहमति नहीं, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेज दिया गवर्नर को और वो अपनी तरफ से यहाँ पे रूल कर रहा है। तो इसमें क्या कन्फ्लिक्ट हो गया ना, स्टेट की कुछ नहीं चलेगी, सेंटर ने जो भेज दिया वही करना पड़ेगा आपको। तो यूनिटरी भी हो गया और इधर से फेडरल सिस्टम भी हो गया। आया दोनों में डिफरेंस समझ में? यस सर। Yes, चलो sir. अब इसको रीड कौन करेगा ये बताओ। रंजनी। तनु, नहीं अंजनी बेटा तुम रीड सबने करो दो आप। बार किया है सर, है ना? हाँ तुमने आपको, और दो अभी बेटा अभी बार और किया है। चैप्टर है, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज, टेंशन मत लो, अभी टाइम है क्लास में। हाँ अंजनी इसको रीड करो। Federal in structure and unitary in spirit. Although the Indian Constitution is federal in structure, it has made the central government so powerful that it has been pointed out that it has become almost unitary in essence. The main federal features of the Indian Constitution are as follows. There is division of powers between the union center on the one hand and the units of states on the other. The Indian Constitution is both flexible and rigid. The division of powers between the centers and the states have been put in back and third. An independent judiciary or the Supreme Court has been set up in India to settle disputes between the center and the states or between two or more states. Although the Indian states is federal in form, it is unitary in spirit. In other words, we can say that in India, the center has been given an advantage over the states. First, the union list has been not only for more of subjects 97, but almost all the important powers like defense, foreign affairs, currency, etc. are with the center. Central government has much greater finances under its control than the states. All of these gives greater weightage to the center. Center has been given an edge over an subject 47 in number. Mentioned in the concurrent list, the statutory powers in India, unlike the USA, has been also vested with the center to make it all more powerful. Lastly, the Indian Constitution is a set of emergency provinces by which the center and assume all the powers of states by judging डिक्लेयरिंग, declaring emergency in the country. In such a situation, the country runs practically as a unity. एज ए यूनिटरी स्टेट। ओके देखो कैसे फेडरल है और कैसे यूनिटरी है उसको देखते हैं। देखो फेडरल सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि डिवीजन ऑफ पावर्स सेंटर और जो स्टेट है उन दोनों के बीच में, और मतलब कि इनकी जो पावर्स हैं वो ऑलरेडी सेपरेट कर दी गई है। इसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से रिजिडनेस और फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का एक तरह से सहमति है, एग्रीमेंट है दोनों के बीच में कि इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा। तो कुछ अमेंडमेंट्स में सेंटर जो है स्टेट की भी राय जानता है और कुछ अमेंडमेंट वो खुद से भी कर लेता है। तो ये एक तरह से दोनों के बीच में सहमति है और इसी वजह से ये क्या है, फेडरल सिस्टम है। नेक्स्ट है जुडिशरी। देखो जुडिशरी में देखो क्या है कि अपनी जो जुडिशरी है ना वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब उसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, ना लेजिस्लेचर का और ना ही एग्जीक्यूटिव। सौम्य बेटा माइक म्यूट करो। समय गाने करिए। हाँ तो देखो जुडिशरी और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक तरह से जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। एग्जीक्यूटिव्स के बीच में और लेजिस्लेचर के बीच में भी ऑलरेडी इस तरह के जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। इससे क्या है कि इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होता और स्टेट और सेंटर ये सब मिलके एक दूसरे का मतलब कि सपोर्ट करते हुए काम करते हैं। ये तो बात हो गई फेडरल सिस्टम। अब देखते हैं कि यूनिटरी कैसे है, मतलब कि कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि सेंटर को ज़्यादा पावर है। तो सेंटर को ज़्यादा पावर है, इसमें दिखता है कि यूनियन जो लिस्ट है जिस पे सेंटर
रूल बना सकती है, उसमें टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं। तो 97 सब्जेक्ट्स पे कौन रूल बनाएगा? सेंटर बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो 47 सब्जेक्ट है उस पर रूल कौन बनाएगा? उस पर भी एक तरह से सेंटर की ज़्यादा चलेगी। बना तो सकता है स्टेट भी, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा किसकी चलेगी? सेंटर की चलेगी। ऐसे स्टेट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो अब लगभग 50+ सब्जेक्ट हैं। फिक्स मुझे अभी याद नहीं आ रहा। 50+ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाती है। तो कहाँ तो 50 और कहाँ 97, आपको साफ साफ दिख रहा है डिफरेंस। तो इससे क्या दिख रहा है कि यूनियन मतलब सेंटर जो गवर्नमेंट है उनको कुछ ज़्यादा पावर दी गई है, और जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर कॉन्सेंट्रेट होती है उसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड या यूनिटरी एक तरह से सिस्टम। ठीक है, जैसे आप यूएसए जो है, यूएसए से अपना फेडरल सिस्टम लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यूएसए में क्या है कि सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है। फेडरल सिस्टम वहाँ से लिया लेकिन फिर भी सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है। ऐसे ही अपने यहाँ पे फेडरल सिस्टम यूएसए से लिया और सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई यूएसए की जैसे। ठीक है, इसके बाद देखो, एक बार रुको बेटा, लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लें। उसके बाद देखो, ये जो 50+ जो सब्जेक्ट है ना जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, इमरजेंसी में इनके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। मतलब कि कुछ भी नहीं छोड़ा स्टेट के पास में, अगर इमरजेंसी अगर अप्लाई कर दी गई कोई स्टेट में, तो उसका मतलब वहाँ के जो रूल्स हैं वो अब कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर रूल बनाएगी। तो अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो ये ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टम किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूनिटरी मेथड में। यूनिटरी एक तरह से वो बन जाता है स्टेट, अगर अपने देश में इमरजेंसी अप्लाई होती है। जैसे कि जब इंदिरा गांधी जी थी 1973, तो उस वक्त जब इमरजेंसी अप्लाई की गई थी तो उस वक्त भी इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट से उन सब की पावर अपने हाथ में ले ली थी, और सारा जो काम था वो पार्लियामेंट से चलाया जा रहा था। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड और फेडरल सिस्टम दोनों में डिफरेंस कुछ गिवन थे, समझ में आए? एक एक करके डाउट लेते हैं। सबसे पहले तनु का डाउट। सर सब्जेक्ट जैसे मैथ्स एंड साइंस, ज्योग्राफी, सर ये वाले सब्जेक्ट मतलब जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे रूल बनेगा। फाइनेंस, फाइनेंस पे रूल बनेगा, जैसे कि टैक्स किस पे लगेगा। डिफेंस वो सब्जेक्ट ऐसे। एजुकेशन ये एक सब्जेक्ट है। इसके अलावा कोई डाउट? ओके सर। कोई डाउट यहाँ तक किसी का? No, sir. सर यूएसए ने फेडरल किससे लिया था? यूएसए सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और उसने ये खुद से ही डेवलप किया था। अच्छा, फिर अपन ने इंडिया ने लिया था यूएसए। हाँ जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर है उसमें दो अलग अलग, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, इसका प्रावधान है। और इससे फिर बाद में कैसे एक रूल जो है वो दोनों से सेशन से निकलता है और फिर बाद में वो रूल बनता है। पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट में 3 चीज़ें होती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलके जब एक पूरे लॉ को पास करते हैं तभी वो एक एक्ट बन पाता है। ठीक है, तो कैसे देखते हैं इसको? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन रीड करेगा इसको? तनु। ओके, तनु रीड करो इसको। The Indian Constitution has established a parliamentary form of government, both at the center and in the states. Through the president is the head of the executive, the real powers are vested with the cabinet, which is responsible to the Lok Sabha. Some of the chief features of the parliamentary form of government are: first, in a parliamentary form of government, the executive is in constant touch with the legislature. Second, in a parliamentary form of government, the real powers lie with the prime minister, while the president is only nominal head of the state. Third, again, the parliamentary form of the government, the ministers are responsible to the prime minister as well as the legislature or the parliament. India has parliamentary form of government. First, members of the cabinet as well as the prime minister are members of the parliament. Hence, the executive is a part of legislature. Secondly,
President of the India is only the constitutional head. Here, the real power lie with the Prime Minister and his Council of Ministers. Thirdly, the ministers are responsible to the Prime Minister as well as the Parliament, but not to the President. ओके, देखो पार्लियामेंट में एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब आप समझो। सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब होता है कि दो अलग अलग उसमें सदन होंगे। जैसे सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा, और उसके बाद में प्रेसिडेंट। तो ये तीनों मिलके एक पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं। ऐसे यही चीज़ क्या होती है स्टेट लेवल पे भी होती है। उसमें क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें फिर गवर्नर होते हैं। अगर कहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो वो भी उसमें एक तरह से इन्वॉल्व होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, कोई भी रूल बनना होता है ना, तो सबसे पहले मतलब इन दोनों में से दोनों के पास जाना चाहिए। स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है लेकिन दोनों के पास में जाना चाहिए। यहाँ से पास होने के बाद में फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के पास। सेंटर में प्रेसिडेंट के पास, स्टेट में गवर्नर के पास। अगर वो इसको अप्रूव कर देंगे तो वो बन जाएगा लॉ। इसको बोलते हैं लेजिस्लेटर। क्या बोलेंगे इसको, लेजिस्लेचर। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको बोलेंगे क्या, लेजिस्लेचर। अब देखो एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। आपने देखा होगा ना, कैबिनेट होती है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जैसे सीएम, पीएम, और फिर इनके अलग अलग मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्टर। ये क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। मतलब कि इनका काम होता है उन चीज़ों को अप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखना जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, वो एक्चुअल में लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज होती हैं या फिर पार्लियामेंट होती है उसके भी वो मेंबर होते हैं। ठीक है, मतलब ये एक तरह से रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये एग्जीक्यूटिव्स। किसके लिए, ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए एक तरह से रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपने काम को करने के लिए। अगर ये सही से काम नहीं करेंगे तो इनका जो एक तरह से विश्वास है या फिर जो कॉन्फिडेंस है वो उस पर्टिकुलर जो सेशन, मतलब पर्टिकुलर जो पार्लियामेंट है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें वो नहीं रख पाएंगे, और फिर उनकी जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो जाएगी, गिर जाएगी, जैसा अक्सर देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म के एक तरह से दिखाते हैं कि अपना जो इंडियन जो एक तरह से जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। जैसे अपने यहाँ पे जो पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो एक तरह से लेजिस्लेचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी के मेंबर होते हैं, लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं, और वहीं से वो इलेक्ट होके एग्जीक्यूटिव्स बनते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं, ऐसे तो नहीं हवा में से आ जाते हैं, पार्लियामेंट से तो आते हैं। हाँ, तो ये जो है एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के ही पार्ट होते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में रहते हैं। इसके बाद में जो गवर्नमेंट की जो रियल पावर होती है वो एक्चुअल में उन्हीं एग्जीक्यूटिव्स के पास में होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट में मतलब अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग लेवल के मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर है कि उसके फिर बाद में वो सब्सिडरी मिनिस्टर है, तो इस तरह से उसमें होता है। और प्रेसिडेंट तो है ना, प्रेसिडेंट तो सिर्फ नॉमिनल हेड होता है, मतलब कि सिर्फ नाम का एक तरह से हेड होता है। रियल पावर तो किसके पास में होती है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल के पास। Again, in the parliamentary form, the minister of the are responsible to the prime minister as well as the legislature और parliament। बताया ना मैंने कि ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, जो मतलब मिनिस्टर होते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर है या फिर मिनिस्टर्स हैं, ये अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर अपना काम सही से नहीं करेंगे ना तो पार्लियामेंट इनको हटा देती है, पार्लियामेंट इनको हटा सकती है कभी भी। नो कॉन्फिडेंस मोशन का नाम सुना होगा आपने, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसके थ्रू इन गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है। ठीक है, अब इंडिया में जो गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसमें देखो, members of cabinet as well as the prime minister are member of the parliament, hence executive is a part of legislature। अभी बताया था आपको। secondly, the president of India is only the constitutional head, मतलब नाम मात्र के वो क्या होते हैं, हेड होते हैं। मेन पावर किसके पास में होती है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। इसके बाद देखो जो मिनिस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, और प्राइम मिनिस्टर अल्टीमेटली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कई बार जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो पार्लियामेंट में सबके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। कई बार उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आर होता है ना, क्वेश्चन आर भी होता है, 0 आर भी होता है, अलग अलग तरह के सेशन चलते हैं, कभी आपको फुर्सत में बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गई पार्लियामेंट्री फॉर्म। आज की क्लास में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो।
No, sir. No, sir. ओके, तो आज की क्लास में इतना ही है, कल फिर मिलते हैं।